टाटा मोटर्स लिमिटेड की चर्चा ज़ोरों शोरों से है और टाटा मोटर्स में हर कोई अब पैसा लगाना चाहता है क्योंकि टाटा मोटर्स का अर्निंग्स काफ़ी अच्छा आया है दिसंबर क्वार्टर का। और लोगों का एक तो टाटा नाम से ही लोग शेयर को खरीदने के पीछे भागते हैं। और चलिए एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकल में क्या कह रहा है, फाइनेंस फंडामेंटल के हिसाब से क्या हो रहा है, एफआईआई डीआईआई लोग टाटा मोटर्स में क्या कर रहे हैं। लेकिन उन सबसे पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिर टाटा मोटर अ, लोग इतना बुलिश क्यों हो गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका न्यूज़ क्या कहता है। टाटा मोटर का न्यूज़ सामने आया है और वो न्यूज़ क्या कहता है एक बार वो देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग बाकी सब इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जेफरीज करके है, उसने एडजस्ट किया है टाटा मोटर का प्राइस जो है अभी 1100 एडजस्ट किया है। मतलब टारगेट उन्होंने बताया है कि 1100 तक टाटा मोटर्स जाना चाहिए, जो कि उन्होंने 950 पहले उस पे बताया था और कीप्स एट बाइंग, और उन्होंने अभी कहा है कि यहाँ पे अभी बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट उन्होंने बता दिया है कि 1100 होना चाहिए, 950 उन्होंने रखा था। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका अर्निंग क्वार्टर काफ़ी अच्छा आया था। तो अर्निंग क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर का अगर इसका अर्निंग और सेल्स रेवेन्यूज़ देखा जाए, तो उसने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। तो अगर देखा जाए तो अर्निंग के हिसाब से तो अर्निंग ने टाटा मोटर्स के अर्निंग ने मार्केट को 38.93% से सरप्राइज़ किया है 5.128 के हिसाब से। और रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू में भी ग्रीन सिग्नल मिला है, 1.76% से मार्केट को इसने सरप्राइज़ किया है। तो जब अर्निंग्स और रेवेन्यू दोनों ने मार्केट को पॉजिटिव टर्म में सरप्राइज़ किया है, तो यहाँ पे यही समझ में आता है कि प्राइस तो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस तो ऊपर जाना ही चाहिए। तो जो एनालिस्ट थे उन्होंने इसका टारगेट 1100 बता दिया है, ठीक है? और अभी अभी भी वो कह रहे हैं कि ये करेक्ट बाइंग पॉइंट है, और उसके बाद जो है इसका स्टॉप लॉस अभी नहीं पता चला है, लेकिन स्टॉप लॉस एक बार हम लोग खुद से ही यहाँ पे ढूँढ लेंगे। चलिए सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मंथली चार्ट में ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है और क्या अपने को बताना चाह रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक लंबे समय से कहूँ तो लंबे समय से यहाँ इसने मार्च 2015 से ही इसने एक पैटर्न बनाया था, और ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है। मेरे ख्याल से जिनको चार्ट पैटर्न आता है वो समझ ही गए होंगे क्या कौन सा चार्ट पैटर्न है। लेकिन जिनको नहीं आता मैं बता दूं कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो जब भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बनता है और वो जब वो ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो उसका रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं आपको अगर शो करूँ तो रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा मैं, इसका रेजिस्टेंस एरिया कहूँगा। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 522 से 600 तक का आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। और अगर आप देखें तो इसने उसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पे इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बनाया है क्या बनाया था, और वो अभी उसको ब्रेक करके ऊपर ही चला गया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मंथली चार्ट फ्रेम पे कैसे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आया था, फिर ये अप ट्रेंड में गया, और सेम रेजिस्टेंस में सेम प्राइस लेवल पे जाके ये फिर से डाउन ट्रेंड आया, और डाउन ट्रेंड आने के बाद ये नीचे गया, काफ़ी ज़्यादा नीचे गया, फिर उसके बाद ये फिर से ऊपर उठने की कोशिश किया, ऊपर उठा और सेम रेजिस्टेंस लेवल पे फिर से ये नीचे आया, और उसके बाद इसको इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल बना, 1 मंथ रेड कैंडल, 2 मंथ फिर से बुलिश बना, फिर 1 मंथ जो है ये इंडाइसिसिव हो गया, और उसके बाद जो है इसने ब्रेकआउट अच्छा खासा दे दिया है। तो अभी क्या है, अभी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो हम लोगों को टाटा मोटर्स को नवंबर में जो इसने कैंडल बनाया था उसी में हम लोगों को मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक से यहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए था। और दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरे ख्याल से इसका प्राइस 700 के आसपास था, जो कि अभी 926 इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है। तो क्या अभी लेट हो गया है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से? तो उसका भी एक बार कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि अभी लेट हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसने काफ़ी अच्छा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इसने बनाया, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका मैक्स टारगेट कितना होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो अपने को 1100 का मैक्स टारगेट मिल गया है, बट
एक बार हम लोग भी इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसका मैक्स टारगेट कितना होना चाहिए। तो मैक्स टारगेट के लिए मैं यहाँ से इसने जितना लो बनाया था इनवर्स हैंड एंड शोल्डर में, मैं वहाँ से रेजिस्टेंस लेवल तक जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये कितना ठीक है। तो ये तो अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे 541% के हिसाब से अपने को, मतलब लगभग आप मान के चलिए 550% का ये मंथली टाइम फ्रेम पे तो अपने को बता रहा है कि इसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो अगर 550 तक का मंथली टाइम फ्रेम पे इसका रिटर्न मिलना चाहिए, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये 550 ये कहाँ तक जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो 550 ठीक है, इसका थोड़ा-सा यहाँ पे कम हो जाएगा। मैं फिर से थोड़ा-सा इसको एडजस्ट करता हूँ, नीचे ले जाता हूँ और वो यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि 550 ये मंथली टाइम फ्रेम पे ये कहाँ तक जाएगा। तो 550 हम लोग यहाँ पे देखते हैं और 550 देखिए अभी भी यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, हम लोग को इसको थोड़ा-सा और यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा-सा और डिक्लाइन करते हैं और डिक्लाइन करने के बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ से ये कितना उठा था। ये उठा था, चलिए 550 देखते हैं और ये कहाँ तक जाएगा वो देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो 550 अभी भी ये छोटा ही पड़ रहा है। मैं इसको अभी भी फिर से एडजस्ट करता हूँ, फिर से एडजस्ट करके मैं 550 का लेवल यहाँ पे ले जाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एडजस्ट करके इसको ले जाते हैं 500 के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 500 कहाँ तक आ रहा है ये, ठीक 550 अपने को मिल गया है, 555। चलिए वहीं पे हम लोग इसको टिक लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक गया है। तो ये 4327 यानी 4300 जो है अपने को अपना अपना लेवल बता रहा है। तो यहाँ पे मार्क मैं कर लेता हूँ 4300 जो है इसका किसके हिसाब से ये जो है मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसका लेवल जो है 550 आ रहा है। तो एक मैं आपको यहाँ पे ये कंफर्म करना चाहता हूँ, वैसे टाटा मोटर्स ठीक है काफ़ी अच्छा शेयर है और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे इसको देखना चाह रहे हैं कि मंथली में लॉन्ग टर्म में 550% तक जा सकता है, क्योंकि इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया और उसके हिसाब से जा सकता है। तो फिर मैं तो कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें रहिए और 550 तक का आप रिटर्न दे सकते हैं, जो कि 4300 हो सकता है टारगेट इसका जा सकता है। ठीक है, तो 4300 इसका टारगेट जा सकता है। एक बार मैं इसको रिसेट करके मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ कि आपका यहाँ पे टारगेट कहाँ तक जाएगा। तो अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो ये टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 1 मिनट में इसको थोड़ा-सा बोल्ड करना चाहूँगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है और थोड़ा-सा मैं इसको और भी यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर आ गया। ठीक है। तो इसका टारगेट जो अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे आ रहा है, टारगेट जो मंथली टाइम फ्रेम पे आ रहा है, वो आ रहा है इसका टारगेट मंथली टाइम फ्रेम पे कितना आ रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे 4300 मंथली टाइम फ्रेम पे कितना 4300 इसका टारगेट आ रहा है। ठीक है, टारगेट तो हो गया, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी स्टॉप लॉस होता है, वो क्या होना चाहिए? और अभी क्या ये करेक्ट एंट्री पॉइंट है? तो अभी ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये करेक्ट एंट्री पॉइंट है। तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ तक जाना चाहिए? तो इसका स्टॉप लॉस जो है आपका जो जितना इसने बनाया है मीन्स 59, ठीक है? तो 59 अगर आप यहाँ से नीचे जाना चाहें तो ये स्टॉप लॉस 59 दिखा रहा है, बट वो हम 59 नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे लेते हैं इसका स्टॉप लॉस कितना लें हम लोग लेते हैं 350। आप लेके चलिए इसका स्टॉप लॉस 350 मेरे ख्याल से बेटर है। 350 तक हम लोग इसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 350 होना चाहिए। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 350 होना चाहिए। तो मैंने आपको
यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बता दिया है कि इसका टारगेट कितना होना चाहिए, 4300, स्टॉप लॉस 350। ये सिर्फ प्योर एंड प्योर टेक्निकल के हिसाब से भी है। हालाँकि इसका फाइनेंशियल जो दिसंबर का रिजल्ट आया है वो भी काफ़ी अच्छा आया है, और वाई भी मैंने देख लिया था, वो भी काफ़ी अच्छा है। फंडामेंटल भी एनालिसिस कर लेंगे और वहाँ से देख लेंगे कि फंडामेंटल के हिसाब से सही है क्या, टेक्निकल के हिसाब से तो सही ही आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो फंडामेंटल के हिसाब से भी सही है ये। और एक बार लास्ट में IIDI डेटा भी हम लोग देख लेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है, आप यहाँ पे बाई करके जा सकते हैं। और टारगेट अपना 4300 और स्टॉप लॉस 350 रहेगा। ये कौन से टाइम फ्रेम पे, ये मंथली टाइम फ्रेम पे बताया। अब चलिए एक बार जाते हैं हम लोग, चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये अपने को क्या शो कर रहा है। तो वीक टाइम फ्रेम पे ये अभी एज सच कुछ शो तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये राउंड बॉटम को इसने ब्रेक किया था और ये ऊपर ही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी एज सच कोई मुझे चार्ट पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। बस यही कहा जा सकता है कि जो जेफरी ने जो निकाला है टारगेट 1100, तो 1100 तक आप जा सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस इस समय होना चाहिए 500 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस वीकली टाइम फ्रेम पे हो जाना चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये अपने को कुछ नहीं बता रहा है, तो वीकली में जो था वही हम लोग डेली पे भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि डेली में अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर आपका डेली में 785 आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, अगर अभी आप इसको लेना चाहते हैं। और 1100 क्या है आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया। टेक्निकल में सबसे अच्छा मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम पे आप इसको लंबे समय तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 500 550% के आसपास अपना टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब हम लोग एस्टिमेट तो हम लोगों ने देख लिया। एक बार मैं फिर से आपको एस्टिमेट दिखा दूँ तो 38.93% इसने अर्निंग से सरप्राइज़ किया है, और 1.76% इसने रेवेन्यू से सरप्राइज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालाँकि इसका जो पिछला सितंबर क्वार्टर में था वहाँ पे भी अर्निंग इसका नेगेटिव आया था, बट वो वहाँ से भी इसने मूव किया है। तो कुछ न कुछ तो फैक्टर हैं ही जिससे कि टाटा मोटर्स इतना मूव कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने बात कर लिया, अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, और फंडामेंटल एनालिसिस में अपने आप को क्या शो कर रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। तो करंट प्राइस अभी 927 चल रहा है, हाई लो 950 400 बनाया है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट कैप 339410 का है, ठीक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। अगर अभी देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में है। 3 इयर्स में अगर देखा जाए तो भी बुलिश ट्रेंड, 5 ईयर में अगर देखा जाए अगेन इन बुलिश ट्रेंड, एंड 10 इयर्स में अगेन इन बुलिश ट्रेंड। और एक अच्छा एक खास जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है उसको इसने ब्रेक किया है, और ये ऊपर है। प्रॉस में कंपनी गुड क्वार्टर ठीक है एक्सपेक्टेड कर रही है। कॉन्स में जो है ये बुक वैल्यू के हिसाब से 5.74 टाइम्स महंगा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा पुअर है 5 ईयर्स में, जो कि 3.48% है, और कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी कम है -7.15% लास्ट 3 ईयर से। अपने सेक्टर का टाटा मोटर्स लीडर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लीडर है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। और क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो सितंबर और दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो सेल्स 105 128 से 110,577 हो गया है, जो कि इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,767 से 1548 हो गया है, 418 हो गया, इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं 5986 से 7496 हुआ है। नेट प्रॉफिट 3832 से 7145 हो गया है। और ईपीएस की बात का क्या कहा जाए, ईपीएस तो ऑलमोस्ट ये डबल ही हो गया है, 11.33 से 21.14 ये ईपीएस हो गया है। तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। सितंबर से हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, अगर दिसंबर टू दिसंबर से भी एनालिसिस करिए तो भी ये इंक्रीज में ही है, और इंक्रीज में ही है। दिसंबर के क्वार्टर में 3043 नेट प्रॉफिट था, और अभी तो 7145 है, यानी ऑलमोस्ट ये डबल इसका नेट प्रॉफिट हो गया है। तो फंडामेंटल हिसाब से ये भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, जो कि लॉन्ग अगर आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो आप फिर उसको ये शेयर आप उसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार एफआईआई-डीआई डेटा देख लेते हैं, और एफआईआई-डीआई डेटा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो सितंबर में 46.38 था, और दिसंबर में ये 46.37% हो गया है। स्लाइटली 0.01% से प्रोमोटर का स्टेक यहाँ पे
डिक्रीज हुआ है। एफआईआई का 18.4 से 18.62 हो गया है। एफआईआई बुलिश है यहाँ पे। डीआई 17.37 से 17.25 हो गया है। तो मतलब क्या डीआई बेयरिश है? नहीं, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ अपने स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज किया, हो सकता है फिर बाद में ये लोग वहाँ इसको परचेज कर ली। ये क्वार्टर रिजल्ट देखने के बाद गवर्नमेंट 0.14 से सेम है और पब्लिक 17.70 से 7.60, यहाँ पे 0.10% से इसका डिक्रीज है। ये तो हो गई सितंबर और दिसंबर की बात। ठीक है, सितंबर और दिसंबर की बात ये हो गई। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ईयरली में इसका क्या कैसा ट्रेंड है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो मार्च 2023 में 46.39 था। ठीक है, और ये 46.37 है। 15.34 से 18.62% इंक्रीज हुआ। ये बहुत बड़ी बात होती है। एफआईआई ने लोगों को परचेस किया। 7.69 से 7.25 डीआई का गवर्नमेंट का सेम है, और फिर पब्लिक ने इसमें अच्छा खासा डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स फॉर लॉन्ग टर्म इट्स वेरी गुड शेयर टू बाय नाउ। वो कहते हैं ना बेस्ट स्टॉक फॉर 2024, हम लोग इसको भी कह सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न ये देके जाएगा। स्विंग ट्रेड के लिए ये उतना तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा ये स्टॉक है। एंड आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लास्ट, आई एम नॉट अ सेमी एडवाइज़र, सो ना ही मेरे टिप्स पे ना ही किसी और के टिप्स पे भरोसा करिए, क्योंकि हम लोग का एनालिसिस गलत भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट आपका है, सोचकर समझकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, और इस इन्फॉर्मेशन को सीरियसली लीजिए और थोड़ा रिसर्च करिए, तभी अपना जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट बॉक्स पे पूछिए। आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।